लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कल दोस्तों आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी की याचिका सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी और अहमदाबाद की स्पेशल अदालत ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 68 लोगों को नरोदागाम मामले में बरी कर दिया। राहुल की सजा पर रोक नहीं, लेकिन नरोदागाम केस में सारे आरोपी बरी। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच आज शरद पवार की प्रतिक्रिया भी आई है। शरद साहब जो हैं, पवार साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष न्यायालय का दुरुपयोग कर रहा है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पवार साहब इन दिनों सुर्खियों में हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनका जिक्र यहाँ ज़रूरी भी है। अदानी पर मेहरबानी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं आजकल पवार साहब की, लेकिन विपक्षी एकता की मुहिम को वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। पवार साहब साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्षी एकता पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आज बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि गौतम अदानी उनसे मिलना चाहते थे। किनसे? महुआ मोइत्रा से। लेकिन महुआ ने मिलने से इनकार कर दिया। महुआ उन तमाम विपक्षी नेताओं को भी हिदायत देती हैं कि जब तक सच सामने ना आ जाए तब तक अदानी से दूरी बनाकर रखना ही उचित होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहती हैं कि मेरा मकसद विपक्षी एकता को में खलल डालना नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी ये सोचना होगा कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। जिसमें सबसे टॉप लेवल पे जो नाम आज की तारीख में चल रहा है वो है गौतम अदानी साहब का। तो गौतम अदानी साहब मिलना क्यों चाहते थे महुआ मोइत्रा से, ये तो महुआ बताएंगी, या महुआ न भी जाने तो गौतम अदानी साहब ही बताएंगे, जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए हम इस बात को आप तक नहीं रख पाएंगे। लेकिन इस बीच आज पीएम मोदी साहब सिविल सर्विस डे में उसके समारोह में भाषण देने पहुंचे थे। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मोदी साहब सीबीआई के समारोह में भी गए थे। जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है उसमें गए थे, और जहां उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का आह्वान किया था। उसके बाद बहुत सारे भ्रष्टाचारियों के यहाँ सीबीआई के छापे पड़ने लगे थे, सो कॉल्ड भ्रष्टाचारी, लेकिन उसमें राजनेता ज़्यादा। ये जो भ्रष्टाचारी है कोटेड वो बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, या सीबीआई अगर उनको ऐसा माने तो शायद उनकी तरफ से। लेकिन खैर, आज जब नौकरशाहों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सियासी दलों पर नकेल कसने की बात कह डाली, और कुछ इस अंदाज में कही कि सियासी दल जो हैं वो सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग करते हैं, कैसे अपनी छवि चमकाने के लिए राजनेता जो हैं वो सरकारी पैसे का उपयोग करते हैं, और कैसे अपनी पार्टी की छवि को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के बीच छवि सुधारने के लिए, बनाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी, आप भी अभी से नहीं, 2014 से तो आप प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री थे, 2000 से लेकर के अब 2023 तक इसमें क्या क्या कुछ हुआ है आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। लेकिन यहाँ सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी कह क्या रहे थे, जरा उनकी जुबानी सुन लें, जो बात यहाँ मैं रख रहा हूँ, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल
जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाषण सुनना बहुत अच्छा लगता है और भाषण देना तो और भी अच्छा लगता है। और वो इंसान जब भाषण दे जिसको आप चाहते हो तब तो और भी कहने ही क्या। सुनते रहिए बस मंत्रमुग्ध होकर। और ये जो लाइन मैं कह रहा हूँ, जो बात यहाँ रख रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत चाहते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए भाषण बहुत अच्छा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी यहाँ समझना होगा कि किसके लिए ये बात कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज हुआ है, सत्ता में आया है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है उस पैसे का, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इस वक्त जो भाषण दे रहे हैं वो कोई चुनावी भाषण है? क्या ये भाषण चुनावी सभाओं में कि अगली सत्ता मुझे सौंप दो और जो अभी सत्ता पर काबिज है वो जो है वो ऐसे दुरुपयोग कर रहा है इसलिए भाषण दे रहे हैं, या खुद के लिए भाषण दे रहे हैं? समझने में देर नहीं लगेगी अगर वहां तक अगर आप पहुंचेंगे तो। खैर, तो भ्रष्टाचार, सरकारी धन का दुरुपयोग, ये सारी बातें मोदी जी यहां कह रहे हैं। मगर उनकी ही सरकार पर जो सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं उस पर वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आंकड़े कुछ लेकर के आएंगे हम, और जब चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो कैसे मोदी सरकार कितने कितने हजार करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर चुकी है ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन यहां थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसलिए आगे बढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है कि ये बात कहां से आ रही है। दरअसल ये बात कर्नाटक से आ रही है। लेकिन कर्नाटक में भी देखिए कि सरकार तो मोदी जी की ही है, यानी कि बीजेपी की ही सरकार है, छीनी हुई सरकार। 14 महीने चली थी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार, उसके बाद छीन ली गई थी। 2 जगह छीनी गई, एक जगह कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की जाल में ऐसा उलझाया है कि अब बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या बीजेपी नेताओं के बागी होकर कांग्रेस ज्वाइन करने का मामला हो, क्या उसी का फ्रस्ट्रेशन यहां निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये समझना मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। कांग्रेस बीजेपी से 20 दिखाई दे रही है। आइए सुन लेते हैं रणदीप सुरजेवाला को। रणदीप सुरजेवाला जो है वहां के प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय साथी, सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री किससे बात करते हैं। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज एक नैतिक जघन्य अपराध किया है। नैतिक तौर से प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज अलेज्ड जो करप्शन है, 40% कमीशन है, उसको कंडोन कर दिया है, उसके लिए माफीनामा लिख दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज 40% कमीशन भाजपा सरकार के व्यवहार पर, चरित्र पर, कार्यकुशलता पर, जो उनकी 40% कमीशन की कार्यकुशलता है, बदनामी है, उस पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि भाजपा के नेताओं की जिंदगी और उनके वर्कर्स की जिंदगी का कोई महत्व नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के आगे भी बिछ जाएंगे और वो राउडी शीटर फाइटर रवि के आगे भी झुककर नमस्कार करेंगे, किसी तरह से वोट मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज कर्नाटक आने का और कर्नाटक के लोगों से मत मांगने का नैतिक अधिकार खो दिया है। क्या यह सच नहीं कि श्री ईश्वरप्पा को बतौर मंत्री के इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि भाजपा के नेता संतोष पाटिल ने उन पर और उनके सहयोगियों पर 40% कमीशन की रिश्वत का आरोप लगाकर सुइसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की थी। इसीलिए ईश्वरप्पा जी को बर्खास्त किया गया था और दरकिनार किया गया था।
प्रधानमंत्री ने संतोष पाटिल की बेवा से बात तो की नहीं, प्रधानमंत्री संतोष पाटिल के घर तो गए नहीं, प्रधानमंत्री ने उनके बेटा बेटी या भाई या पिता से बात तो की नहीं। प्रधानमंत्री उनको मना रहे हैं, उनके आगे पलक पावड़े बिछा रहे हैं जिसको 40% कमीशन के आरोप में बर्खास्त किया गया था। उन्होंने आज सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर की बात को साबित कर दिया कि मोदी जी को करप्शन से परहेज नहीं है। तो तमाम आरोप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो भी कहां से, तो कर्नाटक से रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं। जो बातें आप सुन रहे थे और आखिर में जो लाइन उन्होंने सत्यपाल मलिक की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यपाल मलिक साहब ने जो खुलासे किए हमारे ही चैनल पर आप सब जानते हैं, डीवी डायलॉग में प्रशांत टंडन जी से बातचीत के दौरान उस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया और अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू में भी वही बातें आगे दोहराई गई, बताई गई। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब को अब सीबीआई से भी नोटिस पहुंच चुका है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो खैर, यहाँ मामला सत्यपाल मलिक का नहीं है, मामला देश का है, मामला प्रधानमंत्री का है, मामला कर्नाटक का है, मामला राहुल गांधी का है। और इन सब के बीच इसलिए भी कर्नाटक महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा 21 दिनों तक, लंबी यात्रा, 21 नहीं बल्कि 24 दिनों की यात्रा थी ये, जिसमें 2 दिन वहाँ छुट्टी के बीते थे और यात्रा 22 दिन चली थी। तो 24 दिन पूरा कर्नाटक में रहने के बाद और 3 अब इस चुनाव के दौरान जो चुनावी सभाएं राहुल गांधी ने 3 कर ली हैं, परसों रविवार से राहुल गांधी 10 दिन तक वहाँ डेरा डालने वाले हैं और 13 सभाओं की घोषणा हो चुकी है। तो क्या इन तमाम जो घटनाक्रम है, जो बहुत तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम को हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि उधर सूरत कोर्ट राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखे या कुछ और करे, लेकिन राहुल गांधी अपने लय में हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं और कांग्रेस उससे उत्साहित है और यहीं से हताशा झलक रही है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या कांग्रेस की गुगली में बीजेपी बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।